तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अलंकार के हम चैप्टर में ऐसा क्या क्या पढ़ें जो हमारे पेपरों में आता है। ठीक है, तो आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि इसमें अलंकार के चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है और एमपी बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आना है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जो एमपी बोर्ड परीक्षा होती है हमारी कक्षा 10वीं की, ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादातर 10वीं वालों के लिए है अलंकार के चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूछा क्या क्या जाता है, केवल इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं एक आध दो नंबर में कि परिभाषा बताइए, इसके कितने भेद होते हैं, भेद पूछ लिए जाते हैं। और इसके 4 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो बार बार एमपी बोर्ड परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो हमें वो 4 एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, और वो याद करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहली कौन सी हो जाती है, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। ठीक है गाइस, फिर दूसरी क्या हो जाती है, अतिशयोक्ति हो गया, तीसरा अनुयुक्ति हो गया और चौथा मानवीकरण हो गया। हम इसकी परिभाषा आपको पहले समझाएंगे। ठीक है, फिर जो अपन की क्या होता है, जब जो पहले समझ में आ जाता है फिर बाद में मैं आपको लिख के बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर उसका उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, उदाहरण का मतलब क्या है इसमें वो भी समझना है। तो इसके आज के इस वीडियो को आप बगैर स्किप करे हुए पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अलंकार चैप्टर से आपका एक भी नंबर यहाँ वहाँ नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का क्या है, पहले हम आपको बताएंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। यह है अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ओके गाइस, फिर है अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु में कार प्रत्यय लगाने से हुई है। ओके गाइस, क्या है, अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु में कार क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, प्रत्यय लगाने से हुई है। ठीक है, फिर है अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे मेन बात ये होती है कि अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है ना, जिस प्रकार कोई भी इंसान मतलब औरतें सब अपने शरीर में आभूषण ग्रहण करेंगी तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। जिसमें जो अलंकार होते हैं उनमें काव्य की शोभा बढ़ जाती है, अलंकारों के जरिए काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो अन्य शब्द भी होते हैं उनमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी हम अलंकार कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, आपको याद करनी है इसे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं भेद की, कि अलंकार के भेद कितने होते हैं आखिर। तो ठीक है, चलते हैं इस भेद की तरफ कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो भेद अपन को पता होना चाहिए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अपन लिख देंगे 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम पूछ ले कौन कौन से होते हैं। इसके नाम भी तो पता होने चाहिए अपन को कि इसके नाम कौन कौन से होते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। ठीक है गाइस, फिर दूसरा क्या हो जाता है, अर्थालंकार। और तीसरा क्या हो जाता है, उभयालंकार। और चौथा क्या हो जाता है, पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, इसके नाम इस प्रकार होते हैं। अपन को याद होने चाहिए कि कौन कौन से भी होते हैं। भेद कितने होते हैं अलंकार के, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। ओके गाइस, तो आपको ये भी समझ में। अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से 4 ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे कि ये बार बार एमपी बोर्ड परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है गाइस, फिर दूसरा क्या हो गया, अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति। फिर तीसरा क्या हो जाता है, अनुयोक्ति।
और चौथा क्या हो जाता है, मानवीकरण। ठीक है गाइस। फिर इसमें क्या हो जाता है कि ये 4 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार अपन से पूछे जाते हैं। तो मैं केवल आपको इतना ही बता रही हूँ कि इस बार एमपी बोर्ड परीक्षा में यही सब चीज़ें आने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब जैसे इसका मतलब है पुनरुक्ति प्रकाश, इसका मतलब क्या होता है, पुनः। ठीक है, पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनः। क्या होता है, ये हो गया पुनः। पुनः मतलब क्या हो जाता है, दोहराना। दोहराना हो जाता है इसका, पुनः का मतलब हो जाता है दोहराना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज वस्तु, ठीक है, को सौंदर्यता बढ़ाने के लिए एक शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। जैसे इसको में 2 शब्द तो होते, इसकी आवृत्ति 2 शब्दों में होती है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कहने के मतलब जैसे ठोर ठोर हो गया, इसमें उदाहरण क्या हो जाता है, ठोर ठोर। मैं आपको उदाहरण लिख के बताऊंगी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शब्द 2 होते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। उसकी आवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 2 बार होती है, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, तो मैं इसकी आपको परिभाषा और उसका उदाहरण के जरिए समझाऊंगी अगले इस बार। ठीक है, फिर इसका मतलब हो गया, आपको ये समझ में आ गया। फिर है अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है जब किसी लोक मर्यादा के विरुद्ध, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात करी जाती है, उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, फिर क्या होता है, अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, अनियुक्ति क्या होती है, अनियुक्ति का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु या विषय या वस्तु को लक्ष्य में लेकर किसी और के लिए बात कही जाती है, वहाँ पे अनियुक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या होता है, मानवीकरण का मतलब होता है जो अपने मन में चेष्टाएं चलती हैं, है ना, मन के रूप में, प्रकृति के हिसाब से जो मन के रूप में मतलब चेष्टाएं जो अपनी चलती हैं, वह प्रकृति के हिसाब से चित्रित कर लिया जाता है उसे। ठीक है, तो वह हो जाता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको पुनरुक्ति प्रकाश की परिभाषा एवं उसके उदाहरण लिख के बता दे रही हूँ। ओके गाइस। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लिख दिया है पुनरुक्ति प्रकाश की परिभाषा एंड इसका उदाहरण, तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, फिर इसका क्या परिभाषा क्या है, पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ है पुनः। मैंने बताया था ना आपको, पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ है पुनः मतलब दोहराना। ठीक है, जब किसी काव्य में सौंदर्यता उत्पन्न करने के लिए एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है ना। क्या बात कही गई, इसमें दोहराने की बात कही गई है। जैसे पुनरुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनः। ठीक है, दोहराना। जब किसी काव्य में सौंदर्यता उत्पन्न करने के लिए एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, इस अलंकार में शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है ना। इस अलंकार में शब्द की आवृत्ति कितनी बार होती है, 2 बार होती है, परंतु उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। जैसे इसका उदाहरण है, ठोर ठोर बिहार करती सुंदरी सुर नारियाँ, है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठोर ठोर का मतलब क्या होता है, ठोर ठोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता है जगह जगह, जगह जगह। तो अब आप बताइए कि जगह और जगह में क्या फ़र्क होता है। जगह का मतलब भी जगह होता है और जगह का मतलब भी जगह ही होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आया। शब्द की आवृत्ति तो 2 बार होती है, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आपको जरूर आ गया होगा इसमें। ठीक है, तो अब लिखते हैं अगली परिभाषा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अतिशयोक्ति की परिभाषा लिख दी है, तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति की परिभाषा, जहाँ किसी विषय वस्तु का लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार
होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विषय वस्तु क्या हो जाती है, हनुमान जी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कही गई है, मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हनुमान जी को आप जानते कितनी बड़ी हस्ती, मतलब कितने बड़े देवता थे, फिर भी अपन लोगों ने उनके जरिए ये पूरा एग्जाम्पल बना दिया है। तो इसमें क्या हो जाता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले, ठीक है, सारी लंका का जल जाना और सारे राक्षसों मतलब निशाचरों का भाग जाना। यहाँ पे किस चीज़ की बात कही गई है, बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। जैसे ना ही भैया हनुमान जी की पूंछ में आग लग पाई थी, फिर भी लंका जल गई सारी और उसमें राक्षस भी सारे भाग गए। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। और वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल तो ऐसा ही होता है कि चलो ये पढ़ने के लिए तो ऐसे ही पढ़ते, वैसे तो अपन सच्चाई जानते हैं कि पूंछ में आग भी लगी थी और सारी लंका भी जल गई थी और सारे निशाचर भी भाग खड़े हुए थे, है ना, ये बात सच है। ठीक है, लेकिन अपन पढ़ेंगे इस तरीके जिस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अगली वीडियो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाए अनुयुक्ति की परिभाषा। क्या हो जाएगी, अनुयुक्ति की परिभाषा हो जाएगी जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को, है ना, क्या हो जाएगा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात, क्या किसी वस्तु को या व्यक्ति को लक्ष्य कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि बोला जाए आपके दो भाई हैं, एक छोटा और बड़ा। छोटा भाई होशियार है और अच्छा है, समझदार है। ठीक है, बड़ा भाई थोड़ी सा बिगड़ा हुआ है। तो अगर आपको बड़े भाई को सुधारना है तो आप छोटे भाई को लक्ष्य में रखकर और बड़े भाई के लिए बात कहेंगे, है ना, उससे कहेंगे, छोटे भाई को लक्ष्य में रखेंगे तो बड़े भाई के लिए कहेंगे, तो वो अपने आप बड़ा भाई समझ जाएगा कि इसने छोटे भाई को इसलिए कहा है, मेरे लिए कहा है, क्योंकि वो छोटे भाई में कोई कमी तो है नहीं है, थोड़ी बहुत मुझ में कमी है, तो इसने उसमें उस छोटे भाई को लक्ष्य में रखकर मेरे लिए बात कही है ना, ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे फूल तो सुख सुविधा का प्रतीक होता है, ठीक है, कांटा दुख का प्रतीक होता है ना, समझने की बात ये है। फिर क्या हो जाता है, कांटे को समझाने की बात कही गई है, किसको लक्ष्य में रखकर, फूल को लक्ष्य में रखकर कांटे के लिए बात कही गई है कि भाई कांटे तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे आसपास तो फूल ही फूल रहते हैं फिर भी तुम उदास हो, उसमें उदास रहने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे कहा जाए कांटा बुरा तो है ही, अगर आपके पैर में लग जाएगा तो उसी को गाली दोगे, है ना, कि साला कांटा लग गया मेरे पैर में, है ना, बात वही होती है। लेकिन उदाहरण तो उदाहरण ही होता है, उसमें कहा गया है कांटों को फूल को लक्ष्य में रखकर कि भाई तुम उदास मत हो, कांटे आपके आसपास तो फूल ही रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन को पढ़ना है और याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है मानवीकरण की परिभाषा। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या निर्जीव वस्तुओं की सजीव के रूप में चित्रित किया गया हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ठीक है, तो ये क्या है, ये कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक के बारे में बात कही गई है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे पेड़ पौधे बादल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो वो मानवीय भावनाएं व्यक्त होती हैं। अपन को पता तो नहीं है कि फूल कैसे हंस रहे हैं और कलियां कैसे मुस्कुरा रही हैं, तो वो बात हो जाती है यहाँ पे मानवीय भावनाओं की। ठीक है, तो जो बात होती है जैसे सजीव हो गया या निर्जीव हो गया, वो जो अपन की मन में भावनाएं चलती रहती हैं वह सजीव के रूप में अपन चित्रित कर देते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे फूल लगे हुए रहते हैं तो हवा चलती है, ऐसे ऐसे लहराते हैं, है ना, तो अपन देखते हैं कि फूल ऐसे लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं, तो वहाँ पे बात होती है फूल हंसेगी। ठीक है, अब कलियाँ मुस्काएं,
कलियां मुस्काई मतलब जैसे सुबह सुबह आपने देखा ही होगा कि जैसे कलियां होती हैं फूल की, सुबह ऊपर से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे खिलने लगती हैं, तो वो अपन को ऐसे महसूस होता है, वो मानवीय भावना ऐसे व्यक्त होती है जैसे कि वो हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, तो वहाँ पे हो जाता है कलियां मुस्काई। तो वही तो बात यहाँ पे करी गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।